बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम लोग अमेरिकन रियलिस्टिक स्टोरी, अमेरिकन रियलिज्म पे बेस्ड एक स्टोरी, द स्टोरी ऑफ एन आवर बाय केट शॉपिन डिस्कस करने वाले हैं। हमने अक्सर सुना होता है कि अंधेरे में रोशनी की किरण को मिल जाना, या फिर हम लोग किसी गम में अपनी खुशी को ढूंढ लेते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आज की हम अपनी स्टोरी में देखने वाले हैं। और थर्ड नंबर पर अक्सर हमें हमारे साथ कोई प्रैंक कर जाता है, तो हम उस चीज़ को भी देखने वाले हैं कि मे बी किसी ने इसके साथ कोई प्रैंक किया है, जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट है आज की स्टोरी की। एक्चुअली में अगर आपने फेमिनिज्म पढ़ा है, अगर आपको सानिका मूवमेंट का पता है, अगर अमेरिकन रियलिज्म का पता है कि अमेरिका के अंदर जो रियलिस्टिक स्टोरीज हैं या फिर 19th सेंचुरी में अमेरिका कैसा था, तो आप इस स्टोरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। आज की स्टोरी में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं, और ये स्टोरी जो कि जिसके अंदर बहुत सी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब इस लेक्चर को हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं। इस स्टोरी के कुछ की फैक्ट्स पहले देख लेते हैं। इसका फुल टाइटल है द स्टोरी ऑफ एन आवर। लिखी गई थी अप्रैल 19 1894 में। पब्लिश हुई थी 1894 में। इसका लिटरेरी पीरियड है अमेरिकन रियलिज्म। इसका जॉनर है रियलिस्टिक फिक्शन। सेटिंग इसकी द डोमेस्टिक रियलम ऑफ द लेट 19th सेंचुरी है। 19th सेंचुरी में अमेरिका किस तरह का था, वहाँ का जो सोसाइटी थी उस टाइम पे क्या थी, क्या नॉर्म्स थी, उस टाइम पे क्या क्लैशेस चल रहे थे, क्या स्ट्रगल्स हो रही थी, क्या मूवमेंट्स चल रही थी। ये सब जो है वो स्टोरी के बैकग्राउंड में है। पॉइंट ऑफ व्यू इसका थर्ड पर्सन है। ये हो गए इसके कुछ की फैक्ट्स। उसके बाद अगर हम लोग इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो जिस टाइम पे ये स्टोरी लिखी गई थी उसी से एक साल पहले जो है वो यूएस गवर्नमेंट ने वुमेन को जो है वो उसका वोट का राइट दिया था। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ था 1848 के अंदर, जिसमें जो है वुमेन राइट्स की बात की गई थी, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई थी, जो वोट का राइट है उसकी बात की गई थी कि जो वुमेन है उनको जो है वो पब्लिक स्फेयर में आने की जो परमिशन है वो मिलनी चाहिए। वुमेन को इक्वल राइट्स की बेस पे उन्हें वोट का हक देना चाहिए, ताकि वो वोट दें, अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करें और अपने राइट्स वो लें। और जो इक्वालिटी की बात थी उस टाइम पे वुमेन करती थी। और यही जो टाइम था ना 19th सेंचुरी का, अगर हम उसमें बात करें तो वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जो है वो सिर्फ पैसिव हैं, घर पे रहेंगी, मेल पे डिपेंड करेंगी, उन्हें कोई फ्रीडम नहीं है। उनका सिर्फ काम कुकिंग, क्लीनिंग और हाउस होल्ड तक है, इसके अलावा कोई काम नहीं है उनका लाइफ में या फिर सोसाइटी में या फिर सोसाइटी की ग्रोथ में। वुमेन का सिर्फ काम यही है, रिप्रोडक्शन साइकिल चलाना, क्लीनिंग करना, या फिर जो जो भी घर के काम होते हैं वो सब करना, या फिर अपने जो मेल्स हैं उनको खुश रखना, उनको प्लीज़ करना, उन पे डिपेंड करना फाइनेंशियली, या फिर जो भी हैप्पीनेस है उस चीज़ के लिए। इस टाइम पे वुमेन को बहुत कमज़ोर या वीक कंसीडर किया जाता था। तो ये था 19th सेंचुरी। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद जैसे जैसे वुमेन को इक्वल राइट्स मिलना स्टार्ट हुए, उनको जब वोट का राइट मिला, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ 1848 के अंदर, जब उनको 9th अमेंडमेंट में उनको उनके राइट्स मिलने लगे, तो उसके बाद जो है वुमेन चेंज होना स्टार्ट हुई, उन्हें फ्रीडम मिलना स्टार्ट हुई। तो ये है इसकी बेस इस स्टोरी के पीछे, कि ये उस टाइम पे सीन चल रहा था, सारी उस टाइम पे सोसाइटी इन चीज़ों में स्ट्रगल कर रही थी, ये मूवमेंट्स हो रही थी वुमेन के राइट्स के हवाले। अगर आप एक राइटर होते, तो आप जब अपनी स्टोरी का टाइटल रखते तो क्या सोच के रखते कि जो मेरा पढ़ने वाला है, रीडर जो है वो, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगे। टाइटल पढ़ेगा तो मतलब कि उसको लगेगा मे बी स्टोरी में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो ये जो आज की हमारा जो टाइटल है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कि द स्टोरी ऑफ एन आवर, मतलब कि 1 घंटे में कौन सी स्टोरी होती है। तो इसको हमें, जब हम लोग इसका टाइटल देखते हैं तो हमारे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हम जो है ना वो स्टोरी को पढ़ेंगे। तो बिल्कुल राइटर ने वैसा ही किया है, इस टाइटल को रखा, और जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है उसको जो है वो 1 आवर का टाइम दिया, उसी में उसकी जो पूरी लाइफ है वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है उसकी लाइफ का, और बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में, हमारी प्रोटैगनिस्ट की। तो प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में वो ये 1 आवर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 आवर जो है वो उसकी लाइफ को चेंज कर देता है। उसकी लाइफ में बहुत से गम भी आते हैं और खुशियाँ भी आती हैं। तो वो क्या है, अब वो जो है वो हम इसके पहले कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, देन हम अपनी स्टोरी की तरफ चलेंगे, ताकि जो है वो हम अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि ये टाइटल किस तरह से हमारी जो स्टोरी को सपोर्ट करता है। टाइटल अगर हमारी स्टोरी को सपोर्ट करता है तो मीन्स कि हम स्टोरी को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। हमारा करेक्टर है लुइस का। लुइस जो है ये एक वीक हार्ट वुमन है। इसका जो है वो हार्ट वीक है, किसी भी ऐसी बात को जो है इसके लिए बेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट है।
जो कि इसको बहुत ज़्यादा खुशी भी दे और जो वो बहुत ज़्यादा चीज़ इसको गम भी दे। तो इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, बट डेथ एक्चुअली में हुई नहीं होती। इसको जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके साथ एक टाइप का प्रैंक हो जाता है स्टोरी में। उसके बाद हमारे पास ब्रेंटली का कैरेक्टर है, जो कि इसका हस्बैंड है, काफ़ी ज़्यादा लविंग है, लेकिन लविंग होने के साथ-साथ इसको जो इसकी वाइफ़ को फ्रीडम चाहिए थी ना उस टाइम पे, वो नहीं दे सका था, क्योंकि 19th सेंचुरी का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि क्या सीन था उस टाइम पे, वुमेन को जो है वो नहीं दी जा रही थी फ्रीडम। उसके बाद जोसेफिन, जो कि इसकी सिस्टर है लुइस की, ये इसको आके इन्फॉर्मेशन देती है इसके हस्बैंड की डेथ। स्टोरी स्टार्ट इस तरह से होती है, जो कि लुइस है उसका जो हार्ट है वो वीक है, मीन्स कि वो कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती जो कि उसको बहुत ज़्यादा खुशी भी दे या फिर बहुत ज़्यादा गम भी दे। और स्टोरी में अब होता ये है कि रिचर्ड जो है ना वो इसकी सिस्टर जोसेफिन को आके बताता है कि इसके हस्बैंड ब्रेंटली की ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। अब ये जो जोसेफिन है उसको अपनी सिस्टर की कंडीशन का पता है, वो इसे जो है ना वो बहुत कामली बताना चाहती है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अब जब वो इसको बताती है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा लुइस रोती है अपनी सिस्टर की आर्म्स में। रोने के बाद जो है वो थोड़ी-सी काल्म होती है, उसके बाद वो जाती है और खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है अपने बेडरूम में। अब वहाँ पे जाके ये डोर के साथ एक चेयर पड़ी होती है, वहाँ विंडो होती है, बैठ जाती है और बाहर देखना स्टार्ट कर देती है। बाहर वो क्या देखती है? लाइफ़ को देखती है। अब लाइफ़ को वो कैसे देखती है कि ट्रीज़ हैं, क्योंकि न्यू वेदर आ रहा है, स्प्रिंग सीज़न आ रहा है, तो उस वजह से स्काई जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लू है। बर्ड्स है, रीग्रोथ है, रीबर्थ है बाहर। लेकिन ये बहुत अंदर से सैड है, क्योंकि इसके हस्बैंड की डेथ की जो है वो न्यूज़ सुनकर उसकी वजह से। लुइस जो है वो मोशनलेस वे में सिर्फ चेयर पे बैठ के जो है ना वो स्ट्रीट्स को देख रही होती है। वहाँ पे स्प्रिंग का मौसम चल रहा है और स्प्रिंग के मौसम की वजह से जो रीबर्थ, रीग्रोथ, लोगों के अंदर हैप्पीनेस है, उन सब चीज़ों को ये ऑब्ज़र्व करती है। उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद ये खुद में कुछ चेंज फ़ील करना स्टार्ट कर देती है कि मेरे अंदर कोई फ़ीलिंग जो है वो चेंज हो रही है। अब वो क्या फ़ीलिंग चेंज हो रही है? वो ये थी कि ये थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के सोचती है, खुद को रिलैक्स। लुइस फ़ील करती है कि ये कोई वर्ड कह रही है अगेन एंड अगेन। फ्री मीन्स के वो अपने मुँह में मर्मरिंग कर रही होती है किस वर्ड की? फ्री, ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब कि फ्री का वर्ड वो अगेन एंड अगेन जो है वो बोलती है। इसका मतलब जो है वो अब हमें स्टोरी के आगे-आगे पता चलेगा। अब ये जो है वो खुद को फ़ील करती है कि वो पैसिव नहीं रही है। उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मीन्स कि उसको इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और एक मैरिज का जो बाउंड था 19th सेंचुरी में वुमेन के साथ जो हो रहा था, उन सब चीज़ों से इसको अब इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, फ्रीडम मिल चुकी है। वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रही थी, बहुत ज़्यादा ईज़ी फ़ील कर रही थी लुइस इस टाइम पे। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक ग्रीफ़ की बजाय वो जो है वो हैप्पीनेस फ़ील कर रही है। मीन्स कि उसको तो बहुत ज़्यादा गम होना चाहिए, सैडनेस होनी चाहिए, उसके हस्बैंड की डेथ हुई है। लेकिन उस पे भी 1 आवर उसने सोचने के बाद खुद को रिलैक्स फ़ील किया और खुद में चेंज फ़ील किया और सोचा कि मेरी तो लाइफ़ अब जो है वो इंडिपेंडेंस की तरफ चली गई है, मुझे फ्रीडम मिल चुकी है। फिर स्टोरी में आगे होता ये है कि इसकी सिस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको कहती है कि तुम बाहर आ जाओ रूम से। फिर ये रूम से बाहर आती है एक्साइटमेंट में, हैप्पीनेस में। और इसकी मैरिज जो थी वो अच्छी थी, बट इसको वो हैप्पीनेस और फ्रीडम नहीं मिली थी उस मैरिज में भी। लेकिन अब जो है ये काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील कर रही है और ये बाहर आती है। जॉसफिन देखती है कि ये तो रूम से प्रेयर करके आ रही है अपनी हैप्पी और अब लॉन्ग लाइफ़ की, क्योंकि उसको फ्रीडम मिल चुकी है। तो वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी अब थोड़ी-सी लंबी होनी चाहिए ताकि मैं इस फ्रीडम को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर सकूँ। अब ये जो स्टेयर्स से नीचे आती हैं, लुइस आ रही होती है स्टेयर से, तो वहाँ पे जो रिचर्ड है वो इनका वेट कर रहा होता है। अब डोर पे नॉक होता है। इनके जब डोर पे नॉक होता है तो बाहर कोई होता है। अब बाहर होता कौन है? एक्चुअली में इसका हस्बैंड जो है वो वापस आ जाता है लुइस का, जिसकी डेथ की जो न्यूज़ है वो इसको दी गई थी। और ये उस टाइम पे शॉक रह जाती है कि इसकी जो फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, वो सब कहाँ गई और इसके साथ क्या प्रैंक हुआ था जो कि इसको बताया गया था कि इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। एक्चुअली में ट्रेन एक्सीडेंट में इसके हस्बैंड की डेथ नहीं होती, लेकिन इसको जो है वो फेक न्यूज़ दी जाती है और ये उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीफ में जाती है, फिर हैप्पीनेस में जाती है और देन जो है अब उसको सडन शॉक लगता है और इसकी जो है ना ये एक डेथ हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर आता है, इसकी डेड बॉडी को चेक करता है और उसको बताता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और इसकी जो हैप्पीनेस थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसी वजह से इसकी जो है वो अब डेथ हो गई है। क्योंकि वो किसी भी चीज़ को बेयर नहीं कर सकती थी ना ही ज़्यादा ग्रीफ और ना ही ज़्यादा हैप्पीनेस, उसका हार्ट जो था वो बहुत ज़्यादा वीक था। और यहाँ पे जो है वो हमारी स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है।
इसमें थीम्स हमें क्या मिलते हैं, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इस तरह से 19th सेंचुरी के वुमेन के साथ क्या हो रहा था, उन्हें फ्रीडम और इंडिपेंडेंस नहीं दी जा रही, लेकिन उनको जब सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ तो उनको वोट का राइट मिल गया, इक्वल राइट्स मिलना स्टार्ट हो गए। लव एंड मैरिज का थीम जैसे कि हमें लुइस और उसके हस्बैंड से मिलता है कि उनकी जो आपस में रिलेशनशिप था वो कैसा था, लेकिन फिर भी जो एक फ्रीडम थी वुमेन को वो नहीं मिल रही थी उस टाइम पे भी। ये थी इसके कुछ मेजर थीम्स। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।